हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, चार्ज ऑफ जीएसटी एंड आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर। ऐसे बच्चे जो हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि जो हमारी फ्री समरी बुक है सर, जो हमारी फ्री समरी बुक है वो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी सर। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आपको वहां पे मिल जाएगी एंड इस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पे मैं इसको पिन कर दूंगा। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको इस बुक की प्रिंटेड बुक बाय करनी है, इसकी जो कलर कॉपी है आपने वो बाय करनी है, देन जो हमारी वेबसाइट है shivam-nagpaclasses.com से आप बाय कर सकते हैं सर। जो बुक है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी सर। ठीक है जी, हम स्टार्ट करें चैप्टर को। जी करिए सर, चलेगा। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वहां पे हमने पढ़ा था कि आपने क्या कर दिया, आपने जो जीएसटी टैक्सेबल इवेंट है उसको टच कर दिया, दैट्स व्हाई आपको जीएसटी का करंट लगाया जा रहा है, आप पर जीएसटी की लेवी क्रिएट की जा रही है। वही बात यहां पे बोली गई है कि बेसिस ऑफ चार्ज इज टैक्सेबल इवेंट, ओकरेंस ऑफ एन इवेंट विच ट्रिगर्स लेवी ऑफ जीएसटी। ये कह रहे हैं कि आपने सप्लाई कर दी है, दैट्स व्हाई जो जीएसटी की लेवी है वो आप पे क्रिएट की जा रही है। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई सर। और ये कहते हैं जो जीएसटी है वो एक्सटेंड टू वोल ऑफ इंडिया, जो जीएसटी है वो अप्लाई होता है टू वोल ऑफ इंडिया, टू वोल ऑफ इंडिया। तो सर अब क्वेश्चन वाइज ये होता है कि सर इंडिया का मीनिंग क्या है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी सर। सर इंडिया का मीनिंग क्या है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, इसको हम जान लेते हैं सर। देखिएगा आप, इंडिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे इंडिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक तो हमारा आता है सर लैंड, देखिएगा आप यहाँ पे, एक तो हमारा सर यहाँ पे आता है लैंड सर, एक हमारा आता है यहाँ पे वाटर, एंड देन हमारी सर तुम्हारी एयर है, जो हमारा आकाश है सर। ठीक है जी। जो हमारी देश की धरती है, जो हमारे देश की लैंड है, उसका जो स्टेट्स हैं एंड जो उसकी यूटीज हैं, उसका जो एरिया डिफाइन है अंडर आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो एरिया डिफाइन है, जो हमारे स्टेट का, जो हमारे यूटी का, वो लैंड का जो एरिया है वो इंडिया मान जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी सर। ठीक है जी, लैंड आपको क्लियर है। देन हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर के लिए वो कहते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल, अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये हमारा इंडिया है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, इस वाटर के नीचे की सी बेड एंड सब सोइल सर, ये इंडिया है। देन नंबर 3, कॉन्टिनेंशियल शेल्फ, यहां पर एक तरह का ढलान सी आती है, तो यहां पर एक तरह स्लोप सा आता है जिसको हम बोलते हैं सर कॉन्टिनेंशियल शेल्फ सर। यहां पे बहुत तरह के रिसोर्सेज निकलते हैं। ठीक है, इसको भी हम इंडिया मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, जो हमारे वाटर में कवर होता है। नंबर 4 हमारा आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर। ठीक है, एंड नंबर 5 हमारा आता है सर अप टू 200 नॉटिकल माइल मैरीटाइम जोन सर। जो एक एक्ट है उसमें जो एरिया डिफाइन है अप टू 200 नॉटिकल माइल, उसको हम इंडिया मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी सर। तो हमारे वाटर में 5 पॉइंट आते हैं सर। देन बारी आती है सर, देखिएगा वाटर में शिप आ गई। देन बारी आती है सर एयर की। जो एयर है, जो आकाश है, उसके लिए हम इंडिया किसको मानेंगे सर, देखिएगा आप। देन जो हमारी देश की लैंड है, जो हमारी देश की धरती है, उसके ऊपर का आकाश हमारा इंडिया है सर, उसके ऊपर का आकाश हमारा इंडिया है। उसके बाद वो कहते हैं जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है अप टू 12 नॉटिकल माइल, इसके ऊपर का आकाश है जो, वो भी इंडिया है सर, वो भी इंडिया है। बट इसके बाद का जो एरिया है, जो आकाश है, वो इंडिया नहीं है सर। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारी बुक से हम इसको पढ़ लेते हैं सर, चलिएगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख रहे हैं इंडिया। लैंड, वाटर एंड एयर सर। फॉर द पर्पज ऑफ लैंड, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट एंड यूटी की जो बाउंड्रीज डिफाइन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर, तो सर ये इंडिया है सर। बात क्लियर है आपको? ठीक है जी। हम देख रहे हैं वाटर के लिए सर, फॉर द पर्पज ऑफ वाटर, सो हमारा टेरिटोरियल वाटर है अप टू 12 नॉटिकल माइल, इसके नीचे की सी बेड एंड सब सोइल सर,
ये इंडिया है, ठीक है। देन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, एक तरह का ढलान से आती है, एक तरह का स्लोप से आता है सर, वो इंडिया है। देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर, जहां पर ये तेल वगैरह निकाला जाता है सर, तो ये भी इंडिया है। देन अदर मैरीटाइम जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल, ये एक तरह का एक्ट है सर, इसमें जो एरिया डिफाइन है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, इसको हम इंडिया मानेंगे सर। तो ये 5 पॉइंट्स कवर होते हैं अंडर वाटर सर, ठीक है जी। देन बारी आती है सर एयर की। एयर के लिए क्या मानेंगे हम, जो एयर स्पेस है अबव इट्स टेरिटरी, जो मेरे देश की धरती के ऊपर की हवा है, जो आकाश है, वो इंडिया है सर। देन इस टेरिटोरियल वाटर, सो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, इसके ऊपर की जो हवा है, जो आकाश है, वो हमारा इंडिया है सर। और आपको एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 1 नॉटिकल माइल है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है जी। चलते आगे। देन हमारी डेफिनेशन आती है सर इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई सर। चलिएगा, पहले हमने समझा था कि होती क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी हम देख लेते हैं सर। देखिएगा आप, तो सर इंट्रास्टेट सप्लाई का मीनिंग क्या है सर? सर इसका मीनिंग यह है कि जो सप्लाई हो रही है वो विद इन ए स्टेट या फिर विद इन ए यूटी हो रही है सर, बिटवीन सेम स्टेट या फिर सेम यूटी हो रही है। इन दैट केस इसको हम बोलेंगे जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मींस यहां पर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, जो सप्लायर है वो यहां पे महाराष्ट्र का है, जो रेसिपेंट आपके सर है यहां पर शिवम नागपाल, वो भी कहां पे है, महाराष्ट्र में उनका घर है सर। तो यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो रेसिपिएंट है वो भी यहां पर महाराष्ट्र में ही है। तो विद इन ए स्टेट सप्लाई हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई सर। देखिएगा, अब इसकी शॉप से गाड़ी निकलेगी और मेरे पास घर पे आएगी, तो क्या हो रही है सर, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, विद इन ए स्टेट सप्लाई हो रही है। वैसे ही कोई यूटी होगी तो यूटी में सप्लाई हो रही है, इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई सर, ठीक है जी। देन हमारा आता है सर इंटर स्टेट सप्लाई। इसमें क्या होगा, जो सप्लाई हो रही है बिटवीन टू यूटी या फिर बिटवीन टू स्टेट या फिर बिटवीन 1 यूटी एंड 1 स्टेट। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर बीच में बॉर्डर आ गया, अगर बीच में बाउंड्री आ गई, देन इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। एग्जांपल लीजिएगा, यहां पे जो सप्लायर है, यहां पे जो सप्लायर है वो महाराष्ट्र में है सर, जो रेसिपेंट आपके सर हैं वो गुजरात के अंदर है। देन जो गाड़ी निकली महाराष्ट्र से वो सप्लाई कर रही है इंटर गुजरात मुझको यहाँ पे, देन बॉर्डर क्रॉस हुआ, देन इट इज ए इंटर स्टेट सप्लाई सर। बात क्लियर है आपको, ठीक है जी। जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेना सर, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देन सर लेवी आप क्रिएट की जाएगी एंड कलेक्शन किया जाएगा सर। तो ये हमारा डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी सर, दोनों में सेम बात लिखी गई है सर, ठीक है जी। तो जो हमारा 9(1) है सर, सेक्शन नंबर 9 का जो 9(1) है, ये बोलता था नॉर्मल लेवी, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस केस में क्या होता है, जो सप्लायर होता है, जो सप्लायर होता है वो कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करेगा, जीएसटी को, एंड गवर्नमेंट को पे करेगा सर। जो सप्लायर होता है वो कस्टमर से जो सेल कर रहा है उसको जो टैक्स कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे करेगा सर, जो आमतौर पर अपने घर के आसपास आप देखते हैं सर। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मल लेवी अंडर जीएसटी सर। ये बात आपको क्लियर होगी सर, ठीक है। 92 में वो बोलते हैं जीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बी लेविड फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो जो हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीपी मैन सर, डीपी मैन मेरे साथ बोलेगा, डीपी मैन। डी से क्या आएगा, डीजल, पी से क्या आएगा, पेट्रोलियम, एम से क्या आएगा, मोटर स्पिरिट, ए से क्या आएगा, एटीएफ, और एन से क्या आएगा, नेचुरल गैस। डीपी मैन। सो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी लगाया जाएगा जब जो जीएसटी काउंसिल है वो रिकमेंड करेगी सर, ओके, ठीक है जी। देख लेते हैं तो 9(3) और 9(4) में क्या बोला गया है, जो हमारा इस मेन चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाला है, इसको हम बोलते हैं आरसीएम सर। सो दोस्तों, जब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जब जब
सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तब तक उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। या फिर आप बोल सकते हैं हमारे जीएसटी के अंदर मजबूरी का दूसरा नाम आरसीएम है सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है सर। यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि हे सप्लायर हमें तुम पे विश्वास नहीं क्योंकि तुम हमारे खास नहीं। हे सप्लायर हमें तुम पे विश्वास नहीं क्योंकि तुम हमारे खास नहीं। हमारे खास कौन है? रेसिपिएंट है जो आपसे सप्लाई ले रहे हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ड्यूटी लगा रहे हैं रेसिपिएंट की कि वो हमें टैक्स को पे करेंगे। मेरी बात सुनेगा, जो जीएसटी की बर्डन है वो आती तो हमेशा अल्टीमेट कंज्यूमर पे है। नॉर्मल लेवल में क्या होता है, जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। लेकिन अंडर आरसीएम जो रेसिपिएंट होगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा, उसकी ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट को पे करने की। जो बर्डन आएगी वो जाएगा तो रेसिपिएंट की पॉकेट से, लेकिन बात हो रही है गवर्नमेंट को पे करनी है, गवर्नमेंट को जमा करवाने की। जो रेसिपिएंट है गवर्नमेंट को जमा वो करवाएगा सर। बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा 9(3) और 9(4) में डिफरेंस क्या है सर? 9(3) में बोलते हैं जो सप्लायर है वो चाहे रजिस्टर है चाहे अनरजिस्टर है, जो रेसिपिएंट है हमेशा टैक्स वो पे करेगा अंडर आरसीएम सर। बट अंडर 9(4) अगर सप्लायर जो सप्लायर और अनरजिस्टर है, जो रेसिपिएंट और रजिस्टर है, तो ही जो 9(4) अप्लाई होगा। बट अंडर 9(3) चाहे सप्लायर रजिस्टर है चाहे अनरजिस्टर है, हमेशा जो रेसिपिएंट होगा वो टैक्स पे करेगा सर, ठीक है सर। जो रेसिपिएंट होगा वो टैक्स पे करेगा। और यहां पे बोलते हैं कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर है तो ओके है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर ओके नहीं है, इन दैट केस उसको कंपल्सरी रजिस्टर होना पड़ेगा। यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर जीएसटी उसको, ठीक है जी। सो 9(3) अप्लाई होता है जब वो रेसिपिएंट चाहे सप्लायर रजिस्टर है चाहे अनरजिस्टर है। बट 9(4) अप्लाई होगा जब सप्लायर अनरजिस्टर है, जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर है सर, ठीक है जी। ये सारी नोटिंग मैंने आपको क्लास में करवाई थी। आई होप सारी नोटिंग आपने क्लास में कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो आपकी गूगल ड्राइव में मैंने पीडीएफ फाइल दे रखी है, वहां से आप उसका फोटोस्टेट करवा सकते हैं सर, ठीक है जी। चलिए देन वो 9(5) में बोलते हैं सर। सो 9(1) में सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, 9(3) या 9(4) के अंदर जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। और 9(5) में क्या बोलते हैं, वो जो ईसीओ है, लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या आपका ओला उबर हो गया सर, जो सप्लायर इनके थ्रू सेल कर रहा है, तो इस केस के अंदर ड्यूटी लगाई है ईसीओ की, मतलब एजेंट की या थर्ड पार्टी, आप बोल सकते हैं थर्ड पार्टी। इस केस में ना तो सप्लायर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ना ही रेसिपिएंट पे कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जो जीएसटी जा रहा है वो जा रहा है रेसिपिएंट की पॉकेट से, जिसने वहां से मतलब फूड मंगाया है जोमेटो से। जीएसटी पे तो वो कर रहा है, बात हो रही है गवर्नमेंट को पे करने की। तो गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? जो ईसीओ है, जो थर्ड पार्टी है। ना ही सप्लायर पे करेगा ना ही रेसिपिएंट पे करेगा। जो ईसीओ है जिसके थ्रू सेल की जा रही है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा सर, ठीक है सर। देखिएगा, जैसे आपने यहां से आपने ओला बुक करी, तो ये एनी पर्सन है, ये हमारा रेसिपिएंट है, ये सप्लायर है। तो ना सप्लायर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ना ही रेसिपिएंट पे कर रहा है। जाएगा इसकी पॉकेट से, ये वैल्यू पे करेगा प्लस जीएसटी पे करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करवाएगा? जो हमारी ईसीओ है, जो हमारा ओला है, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे सर। इनकी यहां पे ड्यूटी लगाई गई है सर, क्लियर है? चलिएगा, देन हमारा आता है 9(1), सेक्शन नंबर 9(1) नॉर्मल लेवी। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे ड्यूटी लगाई गई है सप्लायर की, कि सप्लायर जो कस्टमर उससे पैसा कलेक्ट करेगा जीएसटी को, एंड गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा सर, ठीक है जी। देखिएगा आप यहां पर, सो जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई या फिर इंटरस्टेट सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वहां पे लगेगा आईजीएसटी सर। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो वहां पे लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। ये बात आपको पता है सर। ऑन वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 15, कि ऐसा नहीं होगा कोई भी वैल्यू आपने डिफाइन कर दी आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, नहीं जी। सेक्शन नंबर 15 जो हमारा चैप्टर है वैल्यू सप्लाई वाला, उसमें डिफाइन है कि जो वैल्यू निकालनी है उसको कैसे निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो निकाली जाएगी, उस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा सर। उसको हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के बारे में, उसके अंदर सर। एंड कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन,
तो सर टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है, इसको हम आगे इसमें देखते हैं सर, रुकेगा। एट रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट मैक्सिमम 20 और 40%। तो 20% क्या होगा, CGST प्लस SGST, 2020 ये होगा, या फिर 40% क्या होगा, IGST। ये मैक्सिमम रेट है अंडर GST सर, ठीक है जी। बट अभी करंटली क्या है देखिएगा, कुछ आइटम पे 0.125% है, कुछ पे 1.5% है। ये हमारी IGST की रेट है सर, ये हमारी CGST और प्लस SGST की रेट है। अभी फिलहाल जो मैक्सिमम रेट है वो सर 28% IGST की है और CGST SGST की 14% है सर। लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि अप टू 40% की सर, 20% हमारा ये हो जाएगा और 40% हमारा IGST हो जाएगा सर। गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन अभी करंटली जो रेट है वो 28% की हाईएस्ट रेट है सर, ठीक है जी। देन आती है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सुनिएगा आप इसको ध्यान से एक बार। सर सप्लायर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सप्लायर का मीनिंग यहाँ पे है सर, मीन्स ए पर्सन सप्लाइंग सेट गुड्स और सर्विसेज, और बोथ जो पर्सन सप्लाई कर रहा है सर, इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा है, शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग इन हिज बिहाफ। हम इंक्लूड कर लेंगे कोई एजेंट उस सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उसको भी हम सप्लायर मानेंगे सर। बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। देन हमारी डेफिनेशन आती है सर रेसिपिएंट की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। देखिएगा रेसिपिएंट कौन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, मींस वेयर कंसिडरेशन इज पेबल। अगर जो कंसेशन पेबल है, मतलब में आपको कुछ मिल रहा है, आपको मनी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है बदले के अंदर, तो आपने देखना है कि पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन, जो पर्सन पे कर रहा है उसको हम रेसिपिएंट मानेंगे। तो मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि हमारे जो सीए है हमारा, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आर्टिकलशिप कर रहा था, तो वहां पर उस सीए ने किसी एक कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी अकाउंटिंग की, तो जो बिल बना था वो कंपनी के नाम के बना था, लेकिन सर्विस प्रोवाइड की थी एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, वो एम्प्लॉय नहीं है जो काम सीख रहे हैं, यहाँ पे रेसिपिएंट वो कंपनी है जिसके नाम का बिल बनाया गया है सर। तो जो पैसा पे कर रहा है सर वो रेसिपिएंट है, अगर पैसा पे किया जा रहा है। लेकिन अगर पैसा पे नहीं किया जा रहा, नो कंसिडरेशन है, इन दैट केस क्या होगा, पर्सन टू वूम गुड्स आर डिलीवर एंड सर्विस आर रेंडर्ड। हमारा शेड्यूल 1 सर, शेड्यूल 1 ट्राई सर, शेड्यूल 1 ट्राई सर। इन दैट केस अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, तो वहां पे हम किसको मानेंगे रेसिपिएंट, जिसको गुड्स डिलीवर की जा रही है, जिसको सर्विस रेंडर की जा रही है सर। एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट सर। तो एजेंट को हम इंक्लूड कर लेंगे रेसिपिएंट के लिए सर यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए देन हमारी डेफिनेशन आती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है सर। नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर होते हैं लेबल टू कलेक्ट एंड पे द जीएसटी टू गवर्नमेंट। जो सप्लायर होते हैं वो जो कस्टमर होता है उससे पैसा कलेक्ट करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट को पे करते हैं सर। लेकिन अंडर आरसीएम क्या होता है, अंडर आरसीएम रेसिपिएंट इज लेबल फॉर द सेम। यहां पर ड्यूटी लगाई गई है रेसिपिएंट की गवर्नमेंट को जमा कराने की, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जो सप्लायर है वो हमारे खास नहीं है, हमारे खास यहाँ पे कौन है, जो रेसिपिएंट है, हम उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं सर। मीन्स ऑल द बर्डन विच वर ऑन सप्लायर is on recipient in RCM for compliance and the tax deposit। देखिएगा सर नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये रेसिपिएंट है, ये सेलर है, तो इसने गुड्स सर्विस सेल करी, बदले में इसको पैसा मिला एंड जीएसटी मिला, देन इससे जीएसटी पे कर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट को सर। तो ये नॉर्मल इसको हम बोलते हैं एफसीएम सर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल लेवी अंडर जीएसटी 9(1) के अंदर सर, ठीक है। बट जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, यहां पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है रेसिपिएंट की, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेंगे सर, सप्लायर पे नहीं करेगा, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर सर। एग्जांपल लीजिएगा, जैसे इसने सेल करी इसको 1 लाख की, तो 1 लाख तो यहाँ पर सप्लायर को मिल जाएंगे, लेकिन 12% उस पर जीएसटी था 12,000 रुपए का, वो जो रेसिपिएंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को यहाँ पर पे कर देगा सर, ठीक है जी। देन सर टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे हमने ऊपर देखा ना, जीएसटी पे कौन करेगा, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन पे करेगा सर, कलेक्टेड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो सर टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिएगा। सो टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड
मतलब कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर है या फिर वो लायबल टू रजिस्टर है। इसका मीनिंग क्या है सर? सर इसका मीनिंग है उसका जो टर्नओवर है वो क्रॉस कर चुका है 20, 10 या फिर 40 लाख। या फिर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है जिसमें लिस्ट में बोला गया है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है, उसमें बोला गया है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कि जिन पर्सन हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं उनको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा सर। ठीक है जी, तो उसको बोलेंगे लायबल टू रजिस्टर। तो अगर 9(1) का सप्लाई हो रही है, देन जो पर्सन सप्लाई कर रहा है सर, जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर 9(3) या 9(4) की हो रही है, जो रेसिपिएंट है वो पे करेगा गवर्नमेंट को। अगर 9(4) की सप्लाई हो रही है, जो ईसीओ है, जो जोमेटो है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ये पर्सन हो जाएंगे टैक्सेबल पर्सन फॉलोइंग दीज सेक्शंस और दिस सेक्शन। ओके, चलिए आगे चलिएगा सर। देन हमारी एंट्री आती है यहाँ पर 9(3) की, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। सर जो गुड्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है सर, तो लगभग यहाँ पे 20 एंट्रीज कवर होती है, यहाँ पर 20 एंट्रीज कवर होती है। तो आप मेरे साथ पढ़ना, मैं आपको विद पीपीटी विद एनिमेशन आपको समझाऊंगा ये सारी की सारी एंट्री, एंड इन द लास्ट हम आपको ये सारी की सारी जो एंट्री है आपको मेमोराइज करवाएंगे विद मैबी टेक्निक्स है। तो जितनी भी एंट्री है 20 एंट्री आपको सारी सारी मैं रटवा दूंगा सर। ठीक है सर, सारी आपको रटवा दूंगा। तो मेरे साथ आप देखना, इस वीडियो को आप एंड तक कवर करना सर, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं चाहे आप हमारे स्टूडेंट नहीं है सर। तो आपको सारी की सारी लर्न हो जाएगी सर। करें हम स्टार्ट, देखिएगा। एक चीज और देख लीजिए एक बार, हमने यहाँ पे देखा था कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैंने आपको वहां पे समझाया था कि अगर जो सप्लायर है, जो सप्लायर है वो सप्लाई कर रहा है एग्जम्प्ट गुड्स, तो उसके जो इनपुट है, उसके इनपुट सर्विसेज हैं, उसके जो कैपिटल गुड्स है, उसको उसके आईटीसी नहीं मिलते क्योंकि वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वैसे ही जो सप्लाई अंडर आरसीएम होती है, जो सप्लायर होता है, जहां पर जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसके बिहाफ पे, जहां पे जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसके बिहाफ पे, अंडर दिस जो सप्लायर है, इसकी जो सप्लाई है इसको हम एग्जम्प्ट मानेंगे, इस सप्लायर के लिए हम एग्जम्प्ट मानेंगे। जो सप्लाई कर रहा है, जहां पर रेसिपिएंट पे कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, जो ड्यूटी लगाई गई रेसिपिएंट के लिए लगाई गई है, इन दैट केस जो सप्लाई कर रहा है इसको हम एग्जम्प्ट मानेंगे सप्लायर के लिए। और इसको जो इसके इनपुट है, इनपुट सर्विसेज हैं, जो इसके कैपिटल गुड्स हैं, इसको इसके आईटीसी नहीं मिलेंगे सर, इसके आईटीसी नहीं मिलेंगे सर। ठीक है जी, ओके, चलिए आ जाइए आगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी सर्विस की एंट्री है अंडर 9(3) जो टैक्सेबल होती है अंडर आरसीएम सर। ठीक है जी, चलिए। तो सर पहली एंट्री यहां पे आती है सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर, देखिएगा। तो सर हम जीटी किसको बोलेंगे? जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हम सर किसको बोलेंगे? जो प्रोवाइड करती है कार्गो की सर्विसेज एंड जिनके पास परमिट है ऑल ओवर इंडिया का, जिनके पास परमिट है ऑल ओवर इंडिया का, जो प्रोवाइड करती है कार्गो सर्विसेज, उनको ही जीटीए बोलेंगे। सर आपके सर ने एक छोटा हाथी ले लिया, मैंने एक छोटा हाथी छोटी गाड़ी ले ली और हम लोगों के सामान को मैं ढो रहा हूं, लोगों के सामान को डिलीवर कर रहा हूं, क्या आप मुझको जीटीए बोलोगे? नहीं सर। जो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास छोटी सी गाड़ी है, उस सामान को डिलीवर कर रहा है, तो वो हमारी जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है सर, वो हमारी जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, आरसीएम कब लगेगा? जब जीटी होगी, मतलब जो प्रोवाइड कर रही है कार्गो की सर्विसेज, जिसके पास परमिट है ऑल ओवर इंडिया। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोवाइड मूवर्स एंड पैकर्स। आप यहाँ से ट्रक देखे होंगे अपने घर के आसपास जाते हुए, तो ये होते हैं जीटी सर। आपके एग्जाम में लिखा होगा सर ये जीटी है सर। ठीक है, तो अगर जो जीटी है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो प्रोवाइड कर रही है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज टू 3 आरसीबीपीसी, टू 3 आरसीबीपीसी। सर इसका मीनिंग क्या है 3 आरसीबीपीसी का? तो 3 आर रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। सी से हमारा कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी सी से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी से हमारा बॉडी कॉर्पोरेट, और हमारा पी से होगा पार्टनरशिप फर्म, एंड सी से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो 3 आरसीबीपीसी अगर जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो प्रोवाइड कर रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू 3 आरसीबीपीसी,
टू 3 RSVPC, इन दैट केस जो 3 RSVPC है वो टैक्स पे करेंगे अंडर RCM। ठीक है जी, बट इसके एक एक्सेप्शन है, उसको आप देख लीजिए। सर यहाँ बाकी कौन बच गया? सर यहाँ बच के बाकी इंडिविजुअल और HUF, सर उनको यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, उनको यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। अगर प्रोवाइड की जा रही है इनको GT सर्विसेज, वो एग्जाम्प्ट है सर। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के या गवर्नमेंट एजेंसी सर, अगर वो रजिस्टर है ओनली फॉर द TDS पर्पस, ओनली फॉर द TDS पर्पस, तो इनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, आप यहाँ पे ध्यान देना है, वो अगर सिर्फ TDS पर्पस के लिए रजिस्टर हुए हैं, अगर वो साथ में टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, अगर वो साथ में टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई, देन इन दैट केस वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे एनी रजिस्टर पर्सन के अंदर, देन यहाँ पे RCM लगेगा। लेकिन वो केवल रजिस्टर हुए हैं यहाँ पर फॉर TDS पर्पस, देन ये एग्जाम्प्ट है सर। कोई इंडिविजुअल एग्जाम्प्ट है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रजिस्टर हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ TDS ओनली, देन दीज आर एग्जाम्प्ट सर। चले आगे चलिएगा। तो सर मैंने आपको बताया कि जो पर्सन RCM में सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, जो सप्लायर है उसको जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो रेसिपिएंट पे कर रहा है। इन दैट केस सप्लायर को ITC नहीं मिलते सर। तो अब जो GT है वो गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है सर हमको तो ITC चाहिए, हमको तो ITC चाहिए, हम जो FCM में इसको पे करेंगे, आप इसमें RCM लगाते ही क्यों हो। देन यहां पे ऑप्शन दिया गया और यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो बाय डिफॉल्ट है, आप यहां पे देखिएगा जो बाय डिफॉल्ट है सर वो सर RCM है। जो रेसिपिएंट है, जो हमारा 3 RSVPC है, वो टैक्स पे करेंगे अंडर RCM सर। लेकिन यहां पर जो हमारी GT है उसको यहां पर ऑप्शन दे दिया गया है, बट उसको जो कंडीशन है वो कंप्लाई करनी होगी, उसको GST में रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर GST, एंड टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा, एंड डिक्लेरेशन देनी होगी कि कसम से GST के जितने भी प्रोविजन हैं उनको हम निभाएंगे पूरे दिल से। कसम से GST के जितने भी प्रोविजन हैं उनको हम निभाएंगे पूरे दिल से। उनको लिख के देना होगा सर, उनकी बातें लिख के देनी होगी सर। तो इनको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, अगर आपने FCM में पे करना है, आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है, तो आप पे कर सकते हो 5% विदाउट ITC, आपको यहाँ ITC नहीं मिलेंगे, सेम लाइक RCM। और जो ये वाली रेट आपने लर्न करनी है सर, ये वाली रेट आपने लर्न करनी है। अगर आपको ITC चाहिए, अगर आपको मसाला चाहिए साथ में, देन आपको 12% से पे करना होगा सर। ठीक है जी, जैसा आप जाते हो मार्केट के अंदर 50 रुपए का आपको मिलता है प्लेन डोसा और आपको 120 रुपए मिलता है मसाला डोसा। तो अगर आपको मसाला चाहिए, अगर आपको ITC चाहिए, देन इन दैट केस यू हैव टू पे 12%, अदरवाइज 5% अंडर FCM या फिर RCM तो बाय डिफॉल्ट है ही सर, और इसके लिए आपको कसम खानी होगी सर। लेकिन आपने ध्यान देना है GT वाले केस के अंदर, सर रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट कौन होगा? जो भाड़ा पे कर रहा है, जो फ्राइट पे कर रहा है, चाहे वो कंसाइनर है चाहे वो कंसाइनी है, चाहे वो गुड्स को डिलीवर करने वाला है या गुड्स का रेसिपिएंट है, जो पर्सन भाड़ा पे कर रहा है वो रेसिपिएंट है जो GT की सर्विस ले रहा है सर। पर्सन लायबल टू पे द फ्राइट सर, ये चीज आपने ध्यान में देनी है सर। अगर जो पर्सन भाड़ा पे कर रहा है वो 3 RSVPC के अंदर आता है तो यहाँ पे RCM लगेगा सर। ठीक है जी, आपने चेक करना है फ्राइट कौन पे कर रहा है सर, वो हमारा रेसिपिएंट होगा सर। चलें आगे देखिए, आप बुक के अंदर सेम बात लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देन हमारा इसमें आता है सर, ये कसम खाई थी GT ने कि हम निभाएंगे प्रोविजन सारे। देन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए। नंबर 2 फॉर पैसेंजर्स होना चाहिए। नंबर 3 ऑल्सो पे द फ्यूल कॉस्ट। नंबर 1 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए, नंबर 2 फॉर पैसेंजर होना चाहिए, नंबर 3 ऑल्सो पे द फ्यूल कॉस्ट। ठीक है जी, देन इन दैट केस ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? ये प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लाइक इंडिविजुअल, HUF या फिर फर्म। इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन टैक्स पे कौन करेगा अंडर RCM? जो कंपनी है वो टैक्स पे करेगी सर यहाँ पे। ठीक है जी, और मैंने आपको क्लास में एक बात समझाई थी कि जो यहाँ पर बात हो रही है मोटर व्हीकल की फॉर पैसेंजर, और यहाँ पर आप फ्यूल भी पे कर रहे हैं, मतलब उसको आप रेंट पे ले रहे हैं सर। अगर जो कंपनी है वो टिकट बाय कर रही है, वो रेंट पे नहीं ले रही है,
एक फिक्स रूट से कि यहाँ उसके एम्प्लॉय के फ्लैट्स हैं, सारे उनके एम्प्लॉय एक फ्लैट में रहते हैं, यहाँ से गाड़ी आएगी उनको डिलीवर करेगी कहाँ पर, जो उनका कॉर्पोरेट का ऑफिस है वहां तक। तो कंपनी ने वहां पर टिकट बाई करी है। इन डेट केस आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। आरसीएम कब अप्लाई करेंगे, जब आपने रेंट पे लिया है मोटर व्हीकल, 4 पैसेंजर्स है, उसमें फ्यूल कॉस्ट भी कवर है, ओनली इन डेट केस आरसीएम अप्लाई किया जाएगा सर। बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, देखिएगा। चलिए थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं इसको। तो मैं एग्जांपल लिया था क्लास में यहाँ पर रिलायंस लिमिटेड का। देन इसको हम एनालाइज कर लेते हैं और ज्यादा। अगर प्रोवाइड किया जा रहा है बाय कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कोई बड़े लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इन डेट केस यहाँ पे अप्लाई होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। हाँ, छोटे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं छोटे लोगों को, देन अगेन एफसीएम अप्लाई होगा। हाँ, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बड़े लोगों को, किसी कंपनी वगैरह को, इन डेट केस क्या होगा, यहां भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है सर। यहां भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है 5% विदाउट मसाला, यहां पे आरसीएम अप्लाई होगा, यहां पे रेसिडेंट पे करेगा। आपको मसाला चाहिए तो आप 12% पे कीजिए और आपको ऑप्शन मिल जाएगा एफसीएम में पे करने का सर। ठीक है जी। यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो मेन बात है, अगर जो कंपनी ने अगर टिकट बाई करी है, देन इन डेट केस क्या होगा, यहां पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। अगर रेंट पे लिया है तो ही यहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। ये रिसेंटली क्लैरिफिकेशन आई है, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं सर, इस बात को अपन ध्यान में रखना है सर। चलें आगे, चलिए सर। सर हमारी इसमें नेक्स्ट आती है लीगल सर्विसेज सर। ठीक है सर। सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या आप बोल सकते हैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, से बच्चों को 10 पे 10 लगते हैं सर। तो जो हमारे एडवोकेट हैं, जो हमारे इंडिविजुअल एडवोकेट हैं, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। इन डेट केस जो हमारी बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी, अंडर आरसीएम पे करेगी सर। आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंडिविजुअल एडवोकेट होना चाहिए, कोई सीनियर एडवोकेट होना चाहिए, या फिर फर्म होनी चाहिए। अगर कंपनी ऑफ एडवोकेट है, अगर कंपनी ऑफ एडवोकेट है, देन यहाँ पर एफसीएम अप्लाई होगा, यहाँ पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। और क्लास में आपको मैंने कुछ नोटिंग वगैरह कराई थी, तो उसमें मैंने आपको समझाया था यूजिंग एग्जांपल ऑफ द एडवोकेट। मैंने आपको समझाया था कि जो आरसीएम की लायबिलिटी होती है, अंडर आरसीएम क्या होता है, जो रेसिपिएंट होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है, जो रेसिपिएंट होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए वो अपने आईटीसी यूज नहीं कर सकता, उसको हमेशा कैश में ही पे करना होगा। मेरी बात को दोबारा सुनिए, जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं अंडर आरसीएम, वो उसको कैश में ही पे करना होगा हमेशा। ठीक है जी। आगे अपनी सप्लाई कर रहा है, उसके लिए उसको जो आईटीसी मिल जाएंगे तो उसको यूज कर सकता है। जैसे उसने आरसीएम लायबिलिटी उसने अपने कैश में पे करी, उसको उसका आईटीसी मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसकी इनवर्ड सप्लाई है। उसके बाद कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, उसके लिए उस आईटीसी को वो यूज कर सकता है सर। ठीक है जी। ठीक है, चलिए ये हमने एग्जांपल लिया था हमारी क्लासेस का, जो इनकी ले रही सर्विसेज, और यहाँ पर जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम सर। देन सर लीगल सर्विस का मीनिंग क्या है सर? आपको आपके फ्रेंड ने कोई एडवाइस दे दी, क्या वो एडवोकेट बन गया सर? नहीं जी। तो सर लीगल सर्विस का मीनिंग क्या है? एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रीच ऑफ लॉ, या फिर रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। लाइक जो एडवोकेट है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट के अंदर, देन उसको हम बोलेंगे ये प्रोवाइड कर रहा है आपको लीगल सर्विसेज। ठीक है जी, देख लीजिए सेम बात हमारी यहां पर लिखी गई है सर। देन नेक्स्ट हमारा आता है सर ट्रिब्यूनल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जस्ट लाइक आप कोर्ट में ना जाकर के, एक तरह की छोटी कोर्ट होती है जो आपकी लड़ाई बन जाती है तो उसको सुलझाने का ही काम करते हैं सर। जैसा कि हमने क्लास में एग्जांपल लिया था कि जो मुकेश भाई है, जो अनिल भाई है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है इनमें डिवाइड करनी थी। अभी लोग कोर्ट में जाए अच्छा थोड़ा लगता है, तो ये लोग कोर्ट में नहीं गए, ये गए आर्बिट्रेटर के पास, तो इन्होंने इसका समझौता करवाया, जो इनकी प्रॉपर्टी है इनमें डिवाइड करवाई सर। इन डेट के इन्होंने जो फीस चार्ज करी, तो उसके लिए जो टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम पे किया जाएगा बाय
बिजनेस एंटिटी सर। सेम लाइक हमारा जो एडवोकेट है, सेम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है जी। सेम बात आपकी बुक में लिखी गई है। ट्रिब्यूनल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एनी बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर लीगल सर्विस का मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम टू सेम हमने वहां पे देख लिया। चलिए आगे एक बात और देखिएगा, तो सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पर सेक्टर वाइज डिवाइड कर रखी है सर, और इन लास्ट सारी की सारी एंट्रीज है 2020 मैं आपको हटवा दूंगा सर विद मैबल टेक्निक सर, ठीक है जी। आप मेरे साथ को कंप्लीट करते चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है सर इंश्योरेंस सर्विसेज। प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस? तो आपके सर बन गए यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट, तो मैं यहाँ पे बन गया इंश्योरेंस एजेंट, और मैं यहाँ पर इंश्योरेंस कर रहा हूँ किसी कस्टमर का सर। मैं एज ए एजेंट वर्क कर रहा हूँ फॉर LIC सर, और LIC मुझको बदले में दे रही है कमीशन सर। तो बात यहाँ पे कमीशन पर जो GST है वो पे कौन करेगा सर? सर वो पे करेगा यहाँ पर जो LIC सर, जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो पे करेगा सर, ठीक है जी। देखिएगा सर्विस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, जो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है चाहे जनरल इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो RC में पे करेगी सर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है सर रिकवरी एजेंट या फिर DSA सर, या फिर नहीं, ये अलग एंट्री है, ये अलग एंट्री है सर। रिकवरी एजेंट कौन से होते हैं? हमारे वसूली भाई सर। तो जो वसूली भाई हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं वसूली करने की सर्विसेज टू एनी बैंक, NBFC या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टैक्स पे कौन करेगा गवर्नमेंट को? RCM में जो बैंक है, जो NBFC है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पे करेंगे गवर्नमेंट को यहाँ पे, ठीक है जी। या फिर कोई इंडिविजुअल, यहां आप ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है सर, वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज टू एनी बैंक और NBFC। यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है सर, यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इन दो बातों का आपने ध्यान देना है, यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और यहां पर इंडिविजुअल आएगा तो ही RCM अप्लाई होगा सर, ठीक है सर। यहां पर बैंक और NBFC पे करेंगे अंडर RCM, ठीक है। एंट्री नंबर 6 एंड एंट्री नंबर 8 आपकी यहाँ पे, ठीक है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFC, यहाँ पर बैंक और NBFC है, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और यहाँ पर इंडिविजुअल होना चाहिए तो ही RCM अप्लाई होगा। ऐसे ही आपको यहीं पे फंसाएगा सर, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। इससे हमारा नेक्स्ट आता है ओवरसीइंग कमेटी सर। सो जो हमारा RBI है उसने एक कमेटी बनाई हुई है जो RBI को गाइडेंस देता है फॉर मेकिंग इट्स पॉलिसी। आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। तो इन फ्रॉड को रोकने के लिए और RBI को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक के चेयरमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं, वो इसमें शामिल है, मतलब बड़े लोग शामिल है। तो इनकी ड्यूटी हमने यहाँ पर GST पे करने की नहीं लगाई, हमने ड्यूटी लगाई है यहाँ पर जो RBI है उसकी। तो जो मेंबर है इस कमेटी के वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो यहाँ पे मैं ड्यूटी लगाई है सर RBI की, वो टैक्स पे करेगा अंडर RCM सर, ठीक है जी, ठीक है। सो सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कौन पे करेगा गवर्नमेंट को? RBI पे करेगा सर, ठीक है। चलिए देन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर में डिफरेंस क्या होता है सर। ये दोनों काम क्या करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ये काम क्या करते हैं हमारे BC एंड BF, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर, बैंक के कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये एडवाइस करते हैं, ये काउंसिल करते हैं गांव के लोगों को अबाउट एप्रोप्रिएट बैंक प्रोडक्ट्स, ये हेल्प करते हैं गांव के लोगों को कंप्लीटिंग देयर फॉर्मेलिटीज, ये एडुकेट करते हैं कस्टमर को, ये पुट थ्रू हेल्पिंग इन बेसिक स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑफ द रूरल पीपल्स, ठीक है जी। तो इसको पढ़ करके हमने लास्ट में क्लास में एक कंक्लूड किया था कि जो हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है सर, जो हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है वो जस्ट लाइक बैंक की छोटी ब्रांच है सर, वो जस्ट लाइक बैंक की छोटी ब्रांच है जो एक गांव में खुली गई है। जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट होते हैं वो जस्ट लाइक बैंक की छोटी ब्रांच होते हैं, इनके पास बैंक की सारी पावर्स होती है, इनके पास बैंक की सारी पावर्स होती हैं, ठीक है जी। जो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, जो हमारे BF हैं, ये क्या होते हैं?
ये जस्ट लाइक डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर, जो एज ए एजेंट वर्क करते हैं, लोगों को पकड़ के आते हैं ताकि उनको जो बैंक है वो लोन सेल कर पाए सर। ठीक है जी, ये छोटे लोग होते हैं, ये जस्ट लाइक बैंक की छोटी ब्रांच होते हैं सर। तो यहाँ पे हम देखा था कि क्या डिफरेंस है, आरबीआई ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था। ठीक है जी, चलिए इसको हमारी बुक से पढ़ लेते हैं। सो सर्विस बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर, ये जस्ट लाइक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है सर। जैसे मैंने ऊपर देखा ना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, यहाँ पे टैक्स पे कौन कर रहा था सर, यहाँ पे टैक्स पे कर रहा था बैंक अंडर आरसीएम सर। सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा, तो टैक्स पे कौन करेगा, बैंक पे करेगा अंडर आरसीएम सर। ये छोटे लोग हैं, छोटे एजेंट है बैंक के सर। लेकिन ठीक है जी, सो बीएफ है वो प्रोवाइड कर रहा है बैंक को सर्विसेज, देन आरसीएम अप्लाई होगा, बैंक पे करेगा। लेकिन छोटे लोगों ने, छोटे लोग और भी रख लिए नीचे, इनके एजेंट रख लिए, देन इन दैट केस उनके एजेंट है वो टैक्स पे करेंगे अंडर एफसीएम, अगर उनकी सप्लाई मोर देन 20 लाख है सर। तो इसका कहने मतलब ये है कि जो हमारे बीएफ है इनकी लायबिलिटी किसी भी केस में नहीं आती सर। जो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर है इनकी लायबिलिटी किसी भी केस में नहीं आती सर। जो हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो जस्ट लाइक बैंक की छोटी ब्रांच है सर, बैंक की छोटी ब्रांच है, जस्ट लाइक बैंक ही है सर। जो हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो जस्ट लाइक बैंक ही है सर। तो अगर जो उनके एजेंट होंगे, अगर छोटी ब्रांच के कुछ एजेंट होंगे वो प्रोवाइड करें सर्विसेज टू बैंक की छोटी ब्रांच सर, इन डेट केस यहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। यहाँ पर जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो टैक्स पे करेगा सर। जो एजेंट है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के वो प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को, बैंक की छोटी ब्रांच को, जो एजेंट है उनका टैक्स पे किया जाएगा बाय बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बैंक की छोटी ब्रांच अंडर आरसीएम सर। लेकिन अगर जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है किसी बैंक को, देन यहाँ पे अप्लाई होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर। तो लायबिलिटी इन द बोथ केस, अगर ये आगे प्रोवाइड कर रहा है तो उसको एफसीएम में पे करना होगा, अगर इसके कुछ बंदे रख लिए देन इसको आरसीएम में पे करना होगा। सो इसकी लायबिलिटी इन बोथ द केसेस आती है। क्लियर है आपको? चलें आगे, चलिए हाँ जी देखिएगा सर, सर्विस बाय द गवर्नमेंट सर, एंट्री नंबर 11 एंड एंट्री नंबर 12 सर। तो जो हमारी गवर्नमेंट है सीजी, एसजी, एलए, कोर्ट और ट्रिब्यूनल सर, वो प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी एक्सेप्ट पति सर। पी से पोस्टल डिपार्टमेंट, ए से एयरक्राफ्ट और वेसल, टी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स, या फिर इमोबल प्रॉपर्टी रेंटिंग सर, एक्सेप्ट पति। ये टैक्सेबल होगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बाकी सारी की सारी सर्विस जो एंटिटी ले रही है बिजनेस एंटिटी वो टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम सर। ठीक है, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, देन यहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम सर। यहाँ देखिएगा ये एंट्री यहाँ कर जाती है, जो हमारी इमोबल प्रॉपर्टी है उसको हमने बोला कि यहाँ पर एफसीएम अप्लाई होगा। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है हम यहाँ पे अप्लाई होगा एफसीएम। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है इन डेट केस यहाँ पर आरसीएम अप्लाई होगा सर, इन डेट केस यहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। क्लियर है आपको? चलें आगे। ठीक है जी, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने। बट एक बात न्यू ऐड की गई है, यहाँ पर अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है जी, जो हमारा शेड्यूल 3 था हमने वहां पे देखा था कि कोई कोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो शेड्यूल 3 में आती है, वो तो सप्लाई ही नहीं है, वो तो सप्लाई ही नहीं है। बट अभी रिसेंट अमेंड की गई है, नोट सर्विस बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल आर इन शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, लेकिन आरसीएम अप्लाई कर दिया जाएगा टू अबाउट लिमिटेड पर्पस ओनली, फॉर लिमिटेड पर्पस ओनली। तो सर लिमिटेड पर्पस का यहाँ पे मीनिंग क्या है सर? सर लाइक रेंटिंग ऑफ द परमाइस टू टेलीकॉम कंपनी फॉर टावर्स, या फिर रेंटिंग ऑफ चैम्बर टू लॉयर्स। उस कोर्ट ने कुछ एरिया उस कोर्ट का रेंट पे दे दिया, लाइक जो उसकी इमोबल प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर, लाइक जो आईडिया है उसको। इन डेट केस यहाँ पर जो आईडिया है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम सर। वैसे ही अगर लॉयर्स को दिया गया है वहां पर चैम्बर्स मतलब बैठने के लिए, तो इन डेट केस यहाँ पर टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम लॉयर्स सर। जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोर्ट उस पर टैक्स नहीं आएगा सर, लेकिन वो तो लिमिटेड पर्पस, लाइक वहां पे टावर लगाए जा रहे हैं या चैम्बर दिए जा रहे हैं लॉयर्स को, देन आरसीएम अप्लाई होगा। ये रिसेंटली अभी ऐड किया गया है, ये अमेंडमेंट है सर, इसको अपने ध्यान से पढ़ना है सर। ठीक है जी, चलिए आगे। चलिए सर, तो हमें यहाँ पे हमारा ऐड होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सेक्टर सर। ठीक है जी, देखिए क्या हो गया सर, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स सर। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, अगर
आप लैंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं वो तो सप्लाई ही नहीं है। अगर आप लैंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं तो सप्लाई ही नहीं है, हमने उसको देखा था शेड्यूल 3 के अंदर। लेकिन अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं डेवलपमेंट राइट्स आपकी, देखिएगा आपका जो घर है वो ऐसे झाड़ियों में है, छोटा सा आपका घर है, तो एक बिल्डर आपके पास आया, उसने आपको बोला अरे यार कहाँ तुम झाड़ियों में रह रहे हो, मैं यहाँ पे फ्लैट्स बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा, साथ में तुमको वहां पे एक फ्लैट भी दूंगा और साथ में तुमको रोकड़ा भी दूंगा, क्या बोलते हो? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। तो आपने ट्रांसफर कर दिए हैं उसको वहां पर डेवलपमेंट करने के राइट्स। सो हमारी डेफिनेशन थी सप्लाई की, ट्रांसफर, लीज, बार्टर, ट्रांसफर। आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है डेवलपमेंट करने के राइट सर, देन इट इज सप्लाई। एंड टैक्स पे कौन करेगा यहाँ पर? जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है सर, जिसको आपने राइट ट्रांसफर करे हैं सर। ठीक है जी। देन एनी पर्सन, अगर आप दे रहे हैं अपनी लैंड को लीज पर, लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 सालों के लिए, उससे ज्यादा इसको दे रहे हैं प्रमोटर बिल्डर को, तो प्रमोटर बिल्डर वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम सर। सिंपल सी एंट्री है, देख लेते हैं सर। सेम यहाँ पे लिखा गया है बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर, बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर। कौन टैक्स पे करेगा? जो प्रमोटर होगा या फिर जो बिल्डर होगा उसको आप बिल्डर बोल सकते हैं, ये आरसीएम में टैक्स पे करेंगे सर। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे चलिएगा सर। देन हम आ रहे हैं यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये एक खिंडा हुआ सेक्टर है, एक बिखरा हुआ सेक्टर है, उससे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है हम उसको लेके जा रहे हैं सर। इसको हम देख लेते हैं, देखिए सर। सो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन। तो अगला सवाल 1 करोड़ के लिए आपके स्क्रीन पर यह रहा। तो हमारे अमिताभ बच्चन जी, हमारा केबीसी सर, ये स्पॉन्सर कर रहा है, यहाँ पर बायजूस को स्पॉन्सर कर रहा है, hyundai को स्पॉन्सर कर रहा है, कॉम्प्लान को स्पॉन्सर कर रहा है। सो प्रोवाइड की जा रही है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की। प्रोवाइड कर रहा है एनी पर्सन, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, कोई मर्जी है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को। आप ध्यान दीजिएगा, अब तक जितनी हमने एंट्री देखी वहां पर ओनली बॉडी कॉर्पोरेट आया था, वहां पर पार्टनरशिप फर्म नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर जो फर्म है वो भी कवर है सर। ठीक है, ऐसे आपको यहीं पकड़ेगा सर। ठीक है, तो अगर प्रोवाइड कर रहा है किसी फर्म को या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, देन टैक्स पे कौन करेगा? जो फर्म है या जो कंपनी है वो टैक्स पे करेगी। लाइक बायजूस पे करेगा या कॉम्प्लान पे करेगा। तो सप्लायर कौन है यहाँ पे? सप्लायर है यहाँ पर केबीसी। रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे? जो हमारा बायजूस है, जो हमारा कॉम्प्लान है सर। ठीक है जी, चलिए आगे इसको देख लेते हैं एक बार। प्रोवाइड कौन कर रहा है? एनी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो ये टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम। इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। लाइक आईपीएल प्रोवाइड कर रहा है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज टू बाबू लिमिटेड। रेसिपिएंट कौन है सर? एक कंपनी है सर, आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। अगर रेसिपिएंट शिवम नागपाल है, एक इंडिविजुअल है, देन एफसीएम अप्लाई होगा। अगर रेसिपिएंट एक एप्पल आईएनसी है, कोई फॉरेन की कंपनी है, देन इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है आपको? चलेगा, चलिए आगे चलिए सर। हमारा नेक्स्ट यहां पे आता है डायरेक्टरशिप की सर्विसेज, जो आपके डायरेक्टर होते हैं कंपनी के। तो एक कंपनी के अंदर बहुत से डायरेक्टर होते हैं सर, तो उनका जो टर्नओवर होता है वो 20 लाख तो आराम से क्रॉस करता है। पर एक कंपनी, पर इंडिया में इतनी सारी कंपनी, तो इतने सारे डायरेक्टर, वो सारे रजिस्टर होंगे, सारे कंप्लायंस करेंगे, तो कितनी दिक्कत आएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो बिखरा हुआ सेक्टर है, टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे हम ड्यूटी लगा रहे हैं कंपनी की, जो कंपनी है वो टैक्स पे करेगी सर, लाइक रिलायंस सर। ठीक है, चलेगा। बट यहाँ पे अपने एक बात को ध्यान देना है सर, देखिएगा एनालिसिस। अगर जो फीस पे की जा रही है यहाँ पर डायरेक्टर को, अगर वो उसका टीडीएस कट रहा है 192, अगर उसका टीडीएस कट रहा है 192, मींस हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज एम्प्लॉई, वो तो सप्लाई ही नहीं है सर, शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है। जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को, वो तो सप्लाई नहीं है। अगर हम ट्रीट कर रहे हैं उस डायरेक्टर को एज एम्प्लॉय, उसका टीडीएस कट रहा है 192 के अंदर, देन नोट सप्लाई और शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। लेकिन जो उसको अमाउंट पे की जा रही है, तो उसका टीडीएस कट रहा है अदर देन 192, मींस 194 जीए में कट रहा है, या इसके अलावा कहीं और भी कट रहा है, मतलब 192 में नहीं कट रहा, उसको हम एम्प्लॉय नहीं मान रहे। इन दैट केस ये टैक्सेबल होगा, ये सप्लाई होगी, और यहां पर टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम बाय द कंपनी। ठीक है जी, यहां पर कंपनी टैक्स पे करेगी। क्लियर है आपको? ठीक है जी, वापिस चलते हैं, चलेगा सर।
सर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी की सर्विसेज फॉर सप्लाई ऑफ पर्सनल। फॉर सप्लाई ऑफ पर्सनल, हम यहाँ पर सीसीटीवी की बात नहीं कर रहे, हम डॉग वगैरह की बात नहीं कर रहे, या हम उसके अलावा किसी और की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पर्सनल की। एग्जाम्पल बॉडीगार्ड, वॉचमैन, बाउंसर हो गए आपके, तो इनकी बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पे। ठीक है, प्रोवाइड कौन कर रहा है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मीन छोटे लोग सर, लाइक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ सर। सर ये प्रोवाइड किसको कर रहे हैं? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है जी, एक्सेप्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रजिस्टर हुए हैं वो टीडीएस पर्पज ओनली, या फिर कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, इसको हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर। ठीक है, इनका टर्नओवर 150 लाख तक होता है, इनको हम बोलते हैं कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर इसको प्रोवाइड करें तो ये टैक्सेबल होगा अंडर 4/4 मैकेनिज्म, अदरवाइज जो रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे लगाएंगे हम आरसीएम सर। ठीक है जी, पर आपने ध्यान देना है ये होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्सनल, लाइक वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड। अगर वो यहाँ पे डॉग बोलते हैं, सीसीटीवी बोलते हैं, तो यहाँ पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आईसी आपको यहीं फंसाएगा सर, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है जी, सेम बातें यहाँ पे लिखी गई है आपके। देन हमारा बच गया अदर सेक्टर, इसको हम देख लेते हैं एक बार। सो कॉपीराइट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल वर्क। सर याद कीजिए शेड्यूल 2, अगर आपने ट्रांसफर करे हैं टेम्परेरी आपके कॉपीराइट टू एनी पर्सन, देन इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो लाइक कोई ऑथर है आपके सर, एक ऑथर है जिन्होंने आपकी बुक लिखी सर, तो वो राइट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी पब्लिशर को पब्लिश करने के, लाइक टैक्समैन, जीएसटी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को। पब्लिशर पे करेगा अंडर आरसीएम। या फिर कोई यो हनी सिंह मींस म्यूजिक कंपोजर, उसने कोई म्यूजिक बनाया, उसके जो कॉपीराइट वो ट्रांसफर कर रहा है किसी भी म्यूजिक कंपनी को, देन टैक्स पे कौन करेगा? गवर्नमेंट को, म्यूजिक कंपनी पे करेगी। या फिर कोई फोटोग्राफर है, या फिर हमारा सलमान खान जीने के हैं 4 दिन, हमारा आर्टिस्ट है, वो प्रोवाइड कर रहा है कॉपीराइट, कोई भी उनका ओरिजिनल वर्क है उससे रिलेटेड किसी भी प्रोड्यूसर को, एंड लाइक। सो फोटोग्राफर उसको प्रोवाइड करेगा, लाइक imagesbazaar.com, imagesbazaar.com, या फिर हमारा क्या आता है वो shutterstock.com। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना एंड लाइक। इन केस में आरसीएम अप्लाई होगा, जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को पे करेगा सर। बट यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान देना है, जो ऑथर है उसको ऑप्शन मिला गया है। हमारे पूरे जीएसटी के अंदर 3 बंदों को ऑप्शन मिले हैं, एक जीटीए को, एक वो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेंटिंग की, एक हमारा ऑथर को सर। इसको हम देख लेते हैं एक बार। ऑथर हैज ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर एफसीएम सर, इसको ऑप्शन दे दिया गया टैक्स को पे करने का अंडर एफसीएम, और ये हमारा 8वीं में पूछा गया है सर, हमारा 8वीं में पूछा गया अंडर मई 20। तो इसको ऑप्शन दे दिया गया अंडर एफसीएम सर। ऑथर को रजिस्टर होना पड़ेगा और डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी कि सारे जो प्रोविजन है मैं कंप्लाई करूंगा, मैं भी कसम खाता हूं सर। और आपका जो एक बार आपने इसको ले लिया है तो पूरे साल के लिए इसको आप दोबारा विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको आपको पूरे साल के लिए अप्लाई करना ही होगा सर, उसको आप डिक्लेयर करना होगा ऑन इनवॉइस सर। ठीक है जी सर, इसको आप लर्न कैसे करोगे? सो 2 ACP, जो पुलिस में होते हैं ना ACP, सो A से ऑथर, A से आर्टिस्ट, C से कंपोजर, P से फोटोग्राफर, 2 ACP सर। प्रोवाइड इनको भी कर रहे हैं तो रेसिपिएंट पे करेंगे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है आपको? चलिएगा आगे चलते हैं। न्यू एंट्री ऐड हुई है, देखिए ध्यान पे सर। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कोई रहता हुआ घर, मतलब आपने किराए पे कोई घर लिया, लाइक फ्लैट वगैरह लिया किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज फॉर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। कौन टैक्स पे करेगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स पे करेगा सर। इसको हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं सर। देखिए प्रोवाइड कर रहा है एनी पर्सन, अगर जो रेसिपिएंट है अगर प्रोवाइड कर रहा है ये रेजिडेंशियल, ये प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल। सो कमर्शियल चाहे रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, ये टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है जी, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। अगर प्रोवाइड कर रहा है अपना घर वगैरह रेंट के लिए, जो रेसिपिएंट है अगर वो अनरजिस्टर्ड है, इन डेट केस इट इज एग्जम्प्ट। अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इट इज एग्जम्प्ट सर। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, देन अगेन हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अपने बिजनेस के लिए लिया है, लाइक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए लिया है,
देन टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। लेकिन कंपनी ने जो प्रोप्राइटर है सर, जो प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, देन यहां पर इसको हम एग्जाम्प्ट बोलेंगे सर। अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन आई है सर, इसको आप लिख लीजिए एक बार, आपने लिखना है तो, बाकी मैंने क्लास में आपको लिखवा दिया था सर। जो पीडीएफ वगैरह हैं आपको मैंने गूगल ड्राइव में दे रखे हैं, उनका प्रिंट निकलवा लेना सर। निकलवा लोगे ना? ठीक है जी, चलें, चलिए सर। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है, आरसीएम नोट अप्लाई व्हेन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर एज इज रेजिडेंट एग्जाम्प्ट सर। ठीक है, अगर उसका यूज कर रहे हैं वो ओनली बिजनेस पर्पज, देन टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम सर। अगर जो प्रोप्राइटर है वो खुद के लिए यूज कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पज, देन इट इज एग्जाम्प्ट सर। तो आरसीएम अप्लाई ओनली व्हेन यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पज। ठीक है जी, ठीक है। चलिएगा, हमारी इसमें लास्ट एंट्री आती है सर, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सर एक लैंडर होता है, एक एजेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज का, और एक बोरोवर होता है। ठीक है जी, जो लैंडर होता है वो सिक्योरिटीज को कुछ टाइम के लिए एक तरह किराए पे देता है बोरोवर को सर, थ्रू एजेंट सर। जो एजेंट है वो चार्ज करता है कमीशन, वो टैक्सेबल होगा अंडर 450 मैकेनिज्म। हम इसकी बात नहीं कर रहे सर, हम बात कर रहे हैं जो बोरोवर ने यहाँ पर इसको रेंट पे लिया है सर। ठीक है जी, अब जो बोरोवर यहाँ पे जो फीस पे करेगा, बोरोवर आगे यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेगा, इससे पैसे को अर्न करेगा, लाइक उसने 2 लाख रुपए यहाँ पे अर्न करे सर। इसके बारे में आप जानोगे, जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे आप इसके बारे में कंप्लीट पढ़ोगे सर। तो उसने यहाँ पर 2 लाख रुपए से अर्न करे और 50,000 रुपये एज ए फीस पे कर रहा है। जो लैंडिंग फीस ने यहाँ पे फी पे करी ना, जो किराया पे करा इन सिक्योरिटीज का, तो यहाँ पे वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सो लैंडर ने इसको लैंड किया, किसको किया? बोरोवर को सर। जो बोरोवर है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम सर, इस फीस पर सर, लैंडिंग फीस पे। सो लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय लैंडर टू बोरोवर सर। ठीक है जी, जो बोरोवर है वो टैक्स पे करेगा यहां पे अंडर आरसीएम पे करेगा सर। ठीक है जी, चलेगा। अब हमारी यहाँ पे 20 एंट्रीज है वो एंड होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जो हमारी 2 एंट्री यहाँ पर एडिशनल दी गई है, ये हमारी दी गई है सर आईजीएसटी एक्ट के अंदर सर। जो ऊपर की 20 एंट्रीज हमने पढ़ी है, इनके अंदर क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीएसटी लगेगा, अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगी तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। मीन से दोनों में कवर है, ये आईजीएसटी एक्ट में भी कवर है और सीजीएसटी एक्ट में भी कवर है, ये 20 एंट्रीज। बट ये नीचे वाली 2 एंट्रीज हैं, ये ओनली एंड ओनली आईजीएसटी एक्ट में कवर हैं। तो इसको पढ़ने से पहले ये 2 बातें आपको जाननी जरूरी है सर। बाकी इनके बारे में डिटेल में जो आपका चैप्टर है सीए फाइनल का प्लेस ऑफ सप्लाई, उसमें हम इसको डिटेल में जानेंगे सर। लेकिन 2 बातें आप जान लीजिए ताकि नीचे वाली 2 एंट्री आपको समझ में आ पाए सर। ठीक है जी, चलिए। तो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया है, एंड देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर? आउटसाइड इंडिया। मीन्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या फिर सर्विसेज का, देन इसको हम इंटरस्टेट मानेंगे फॉर द पर्पस जीएसटी। यहाँ पे हम आईजीएसटी लगाएंगे सर। अगर गुड्स होगा तो आपका कस्टम लगेगा, अगर आपका सर्विस होगा देन हम इस पे हम आईजीएसटी लगाएंगे। अगर आप सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं देन आल्सो इसको हम आईजीएसटी लगाएंगे, इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे सर। अगर आप इंपोर्ट करें तो इसको हम आईजीएसटी मानने लगाएंगे, इसको हम इंटरस्टेट मानेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट करें तो उसको हम इंटरस्टेट मानेंगे, इसको हम आईजीएसटी लगाएंगे सर। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बातें एक्स्ट्रा लिखी गई है हमारे अंडर आईजीएसटी एक्ट। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे सीए फाइनल का जो आपका चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई वाला सर। ठीक है जी, वो कंप्लीट चैप्टर है और डिफरेंट चैप्टर है जो हमारे आईजीएसटी एक्ट में गिवन है सर। इसमें आप डिटेल में इसको पढ़ोगे सर। हमने पढ़ी है 2 एंट्री सर, इसके लिए हमने इसको पढ़ा सर। इसको हम देख लेते हैं। सो एनी सर्विस सर, एनी सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? एनी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब अपने इंडिया से बाहर, मतलब फॉरेन से। एग्जांपल लीजिएगा नेटफ्लिक्स सर, जो नेटफ्लिक्स है वो प्रोवाइड कर रहा है यहां पर सर्विसेज टू एनी पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इन इंडिया, अदर देन एनटीओआर, अदर देन एनटीओआर। तो सर यहां पर एनटीओआर का मीनिंग क्या है सर? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेजिडेंट। सो एनी पर्सन जो अनरजिस्टर है, सीजी एचजी एलए इंडिविजुअल इन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स इन इंडिया रिसीविंग
द ओइडार सर्विसेज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। हम यहां बात सिर्फ ओइडार सर्विसेज की कर रहे हैं, लाइक हमारा जो नेटफ्लिक्स सर्विसेज हो गए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन। इन दैट केस ये कौन ले रहा है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, कोई इंडिविजुअल ले रहा है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, देन यहां पर एफसी में अप्लाई होगा, यहां पे आरसी में अप्लाई नहीं होगा सर। ठीक है, ये बात को आप पे ध्यान रखनी है। तो यहां पर रिलायंस लिमिटेड ले रही है इनकी सर्विसेज, इन दैट केस यहां पे आरसी में अप्लाई हो जाएगा सर। तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, यहां पर आईजीएसटी लगेगा सर। ठीक है, सर्विसेज एनी पर्सन इन आउटसाइड इंडिया, एनी पर्सन इन इंडिया अदर देन एनटीओआर। सो एनटीओआर का मीनिंग क्या है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन सीजीएचईएलए इंडिविजुअल रिसीविंग द ओइडा सर्विसेज फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस। ठीक है, चलेगा। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है सर, देखिएगा अब आप हैं इंपोर्टर सर, आप हैं इंपोर्टर, आपने कुछ फॉरेन से गुड्स मंगवाई सर, तो गुड्स पे लगेगी कस्टम ड्यूटी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ की शिपिंग कंपनी है, जो यहाँ की शिपिंग कंपनी है यूएसए की, तो यहाँ की जो शिपिंग कंपनी है वो आपसे चार्ज करेगी फ्राइट उस वेसल का, तो जो उसका भाड़ा पे कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, तो उस भाड़े पर आपको पे करना होगा आईजीएसटी सर। तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई सर, इंटर स्टेट सप्लाई, इस पर आईजीएसटी लगेगा सर। ठीक है जी, क्योंकि अगर कंपनी इंडिया की है तो आरसी में अप्लाई नहीं होगा, उसको तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन कोई कंपनी फॉरेन की हो तो भाग जाएगी तुरंत वहां के वहां। देखिए शिप आई यूएसए से, आपकी गुड्स लेके आई, तो इसका भाड़ा आपने पे किया, आप इंपोर्टर हैं सर, आप इंपोर्टर हैं, तो इस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा इस भाड़े के ऊपर, देन आपको इसको पे करना होगा अंडर आरसीएम सर। ठीक है जी। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन, कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन, फोन का मतलब कोई शिपिंग कंपनी होगी वही शिप करके देगा, ट्रांसपोर्टेशन दे। ठीक है, और कौन पे करेगा, जो इंपोर्टर है सर वो पे करेगा अंडर आरसीएम सर। ठीक है, तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसको हम देख लेते हैं, लाइक एलएलपी विल बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप फर्म, जहां जहां पे पार्टनरशिप फर्म का नाम आएगा वहां पर उसमें एलएलपी उसमें इंक्लूड होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उसमें इंक्लूड होगा सर। सर बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है सर, सर इसका मीनिंग है कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी पब्लिक कंपनी है, या कोई वन पर्सन कंपनी है, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया सर, लेकिन इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें एक्सक्लूड करेंगे कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी सर, उसमें इंक्लूड नहीं होगी सर, इसको हम बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट सर। ठीक है, तो दोस्तों उसमें आ चुका है वो 20 एंट्रीज को लर्न करने का। तो ये 2 एंट्री है तो आपने अलग से लर्न कर लेनी है, ये 2 एंट्री ये तो आपने अलग से लर्न कर लेनी है सर। ये 20 एंट्रीज मैंने आपको बताई 9-3 की सर, इसको मैं आपको लर्न करवा के दूंगा। तो सर इसकी मेमोरी टेक्निक है डायग्राम सर, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, तो डायग्राम इस मेमोरी टेक्निक का यूज करके जो 20 की 20 एंट्री है इनको हम रिकॉल करेंगे, इसको हम लर्न करेंगे सर। ठीक है सर, देखते हैं सर डी से क्या आएगा, डायरेक्टर, तो कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है वो प्रोवाइड कर रहा है कंपनी सर्विसेज, इन दैट केस जो कंपनी है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। यहां पे ध्यान देना है, अगर उस डायरेक्टर का टीडीएस कट रहा है वो 192 में कट रहा है, देन वो एज एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, देन सप्लाई ही नहीं है सर। अगर उसका टीडीएस कट रहा है 194 जे के अंदर या फिर 192 के अलावा कहीं और पे, तो मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है, देन इट टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम, जो कंपनी है ना वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम सर। ठीक है, डायरेक्टर क्लियर है आपको। देन हमारा डी से आएगा डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज बाय एनी पर्सन टू बिल्डर या प्रमोटर, कौन पे करेगा, यहां पर जो बिल्डर प्रमोटर होगा वो पे करेंगे सर। ठीक है, देन डी से आएगा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पर इंडिविजुअल होना चाहिए, किसको प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी बैंक को प्रोवाइड कर रहा है या एनबीएफसी को प्रोवाइड कर रहा है, जो बैंक और एनबीएफसी है वो पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, देन इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, चाहे जनरल इंश्योरेंस है चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी जीएसटी ऑन कमीशन अंडर आरसीएम। नेक्स्ट देखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटिंग बाय द गवर्नमेंट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट क्या आएगा हमारा, सॉरी इसमें तो आरसीएम में लगेगा हमेशा। ठीक है, देन एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट
ध्यान दीजिएगा, कोई एडवोकेट होना चाहिए, कोई सीनियर एडवोकेट होना चाहिए, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट होना चाहिए। अगर कंपनी होगा तो लगेगा एफसीएम, अदरवाइज यहां पर जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम सर। बिजनेस एंटिटी ये आरसीएम में टैक्स पे करेगी, जो रेसिपिएंट होगा सर। सेम अप्लाई होगा हमारा जो आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल है, अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है देन वो पे करेंगे अंडर आरसीएम। ऑथर केस में क्या होगा सर? ऑथर केस में मैंने राइट दे दिए टैक्समैन को मेरी बुक को पब्लिश करने के, देन जो टैक्समैन है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। लेकिन यहां पर ऑथर के पास ऑप्शन है, वो टैक्स पे कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसको डिक्लेयर करना होगा कमिश्नर को, इनवॉइस पे डिक्लेयर करना होगा, कसम खानी होगी, वो जिस साल की उसने ले लिया है उस साल की उसको वो नहीं छोड़ सकता सर। ठीक है जी, क्लियर है आपको? देन हमारा आता है डायग्राम का जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए। ठीक है सर, जीटीए वो प्रोवाइड करेंट सर्विसेज टू 3 आरसीबीपीसी, टू 3 आरसीबीपीसी। इन दैट केस जो रेसिपेंट होगा वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। एग्जाम्प्ट कौन है? इंडिविजुअल एग्जाम्प्ट है, एचयूएफ एग्जाम्प्ट है, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रजिस्टर हुआ है ओनली फॉर द टीडीएस पर्पस, इन दैट केस इट इज एग्जाम्प्ट सर। पर जीटीओ भी ऑप्शन है, विदाउट मसाला 5%, विद मसाला विद आईटीसी 12% सर। आपको कसम खानी होगी, कसम की कसम है, कसम से हम निभाएंगे प्रोविजन को पूरे दिल से सर। ठीक है जी। देन हमारा आता है गवर्नमेंट सर, प्रोवाइड करे सर्विसेज टू एनी पर्सन, टू एनी बिजनेस एंटिटी, टू एनी बिजनेस एंटिटी एक्सेप्ट पति की सर्विसेज। ठीक है जी। रिकवरी एजेंट हमारे वसूली भाई प्रोवाइड करें किसी भी एनबीएफसी को, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, देन आरसीएम अप्लाई होगा, रेसिडेंट पे करेगा गवर्नमेंट को। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग होना चाहिए मोटर व्हीकल का, वो पैसेंजर होना चाहिए, प्लस जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें कवर होनी चाहिए। कौन पे करेगा? जो रेसिपेंट है वो पे करेगा गवर्नमेंट को सर। अगर कंपनी टिकट बाई करी तो वो अप्लाई नहीं, यहाँ पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने उसने कंपनी ने रेंट पे लिया है तो ही यहाँ पे अप्लाई होगा सर। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर मकान किराए पे दिया गया है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर बिजनेस पर्पज, अगर पर्सनल पर्पज होगा तो वो एग्जाम्प्ट है सर। एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, बैंक की छोटी ब्रांच है उसने एजेंट रख लिए, जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है वो टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम। बिजनेस फैसिलिटेटर छोटे पर्सन है, जस्ट लाइक डीएसए है, बैंक पे करेगा अंडर आरसीएम। एम से होगा म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, कौन टैक्स पे करेगा? म्यूजिक कंपनी टैक्स पे करेगी, या फिर संदीप महेश्वरी की जो वेबसाइट है imagebazaar.com, या आर्टिस्ट का कौन होगा? जो प्रोड्यूसर होंगे वो टैक्स पे करेंगे सर। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी सर, महान लोग, टैक्स पे कौन करेगा? आरबी पे करेगा सर। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्म भी कवर है, आईसी आपको यहीं पे क्लिक करेगा तो यहाँ फर्म भी कवर है। लाइक हमने एग्जांपल लिया था बायजूस या फिर कॉम्प्लेन, तो वो टैक्स पे करेंगे सर। सिक्योरिटी सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा फॉर पर्सनल होना चाहिए, लाइक बॉडीगार्ड, लाइक वॉचमैन, लाइक बाउंसर, कोई डॉग वगैरह, सीसीटीवी यहाँ पे नहीं चलेंगे सर, वहां पर एफसीएम अप्लाई होगा सर। बाय छोटे लोग मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू कंपनी वगैरह सर, टू रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट हमारे जो कंपोजिशन वाले पर्सन है उनको छोड़ के, या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रजिस्टर हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस ओनली, क्योंकि जो सिक्योरिटी वगैरह होते हैं, जो वॉचमैन वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है सर, तो उनको यहाँ पर हमने एफसीएम लगाया है। जो पर्सन कमीशन डीलर है, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर है, तो तब भी यहाँ पर एफसीएम अप्लाई होगा सर। इसमें लास्ट तरह यहाँ पे आता है सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज, लैंड कौन कर रहा है? लैंडर लैंड कर रहा है। बोरो कौन कर रहा है? बोरोवर कर रहा है। फीस कौन पे कर रहा है? बोरोवर पे कर रहा है। तो आरसीएम में पे कौन करेगा? सर बोरोवर पे करेगा। तो सारी की सारी एंट्री हमने यहाँ पर लर्न कर ली, देखिएगा। और सारी एंट्री मैंने आपके सामने लर्न नहीं करी, आपके सामने मैंने यहाँ पर रिकॉल करा, तो सारी एंट्री को मैंने रिकॉल कर दिया सर। ऐसे ही इसको आपने लर्न करना है, तो आपकी सारी 20 एंट्री लर्न हो जाएगी यूजिंग दिस टेक्निक डायग्राम्स। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए आगे, चलिए सर। सर हमें हमारा इसमें नेक्स्ट आता है 9(4), जहां पर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर है, ओनली इन दैट केस अप्लाई होगा सर। ठीक है, जो इसमें पहला पॉइंट है मैंने आपको क्लास में बोला था, जस्ट रीड इट और लेफ्ट इट, नॉट इंपॉर्टेंट। बाकी सारे टीचर ने इसको छुड़वा दिया है, मैंने फिर भी कवर कर लिया क्योंकि आपके मॉड्यूल में गिवन था, ऐसे ही पूछ सकता है। जस्ट रीडिंग ले लेना इसकी, मैं आपको रीड करवा देता हूं इसको। इसमें जस्ट रेट गिवन है, जो एक रियल एस्टेट सेक्टर होता है
जो प्रमोटर होता है, जो बिल्डर होता है, वो कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाता है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द अफोर्डेबल हाउसेज, इसका मीनिंग क्या है अफोर्डेबल हाउसेज का? उस मकान का एरिया है जो उस फ्लैट का, वो 60 स्क्वायर मीटर है इन मेट्रो एरिया और 90 स्क्वायर मीटर है इन नॉन मेट्रो एरिया। उस फ्लैट की वैल्यू क्या है? 45 लाख तक है। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो कम अमीर लोग हैं, उनको फ्लैट प्रोवाइड करे जा रहे हैं सर। इन डेट केस जो प्रमोटर को ऑप्शन दे दिया गया है, आप टैक्स पे कीजिए 1% विदाउट आईटीसी सर, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अदर हाउसेज, इसके अलावा इन डेट केस को टैक्स पे करना होगा 5% विदाउट आईटीसी। या फिर वो बना रहा है कमर्शियल अपार्टमेंट इन ARREP रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कमर्शियल कारपेट एरिया कितना है? लेस देन 15% है सर ऑफ टोटल कारपेट एरिया, देन 5% टैक्स पे करना होगा विदाउट आईटीसी। जस्ट रीड इट, नोट इंपॉर्टेंट, नहीं पूछेंगे, पढ़ लेना एक बार बस, छोड़ना मत इसको, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सर। नोटिफाइड सप्लाईज, प्रोमोटर हैज टू पे द टैक्स अंडर RCM। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है प्रमोटर को, बिल्डर को, क्योंकि क्या करते हैं कि प्रमोटर बिल्डर होते हैं, वो झूठे बिल बना देते हैं और जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, उनसे बहुत से पैसे खोस लेते हैं सर। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, अगर वो सीमेंट बाय कर रहे हैं देन सीमेंट पर वो पे करेंगे अंडर RCM, ठीक है जी, जो रेट होगी उससे वो पे करेंगे सर। यहाँ पर जो रेसिपेंट कौन है? जो प्रमोटर है, उस पर ड्यूटी लगाई गई है। या फिर जो बिल्डर है वो ले रहा है कोई भी कैपिटल गुड्स, देन उस पर टैक्स पे करेंगे एट द रेट ऑफ 28% अंडर RCM, उनको पे करना होगा, चाहे वो 1 रुपए का परचेज ना क्यों ना करे, कंपलसरी उनको ही RCM में पे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी गुड्स सर्विसेज बच गए उनका क्या होगा, देख लेते हैं सर। इसके अलावा देखिएगा, परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन लेस देन 80% देन पे द RCM ऑन सच गुड्स, मींस 80% एक्चुअली परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। सर वो कहते हैं इसके अलावा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बच गए आपको 80% लेना होगा रजिस्टर्ड पर्सन से, और 20% आपको अलाउड है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। 80% आपको लेना होगा रजिस्टर्ड पर्सन से और 20% आपको अलाउड है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। एग्जांपल लीजिएगा, उसने यहां पर 70% लिया फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड से लिया 30%, जो रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज था सर हमने आपको अलाउ किया था 20%, हमने आपको अलाउ किया 20%, आपने ले लिया 30%, सो 10% पे आप यहां पर RCM में टैक्स पे करोगे। मतलब उसको एटलीस्ट 80% फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन बाय करना ही होगा। अगर उससे कम बाय करता है तो रिमेनिंग पर उसको RCM में टैक्स पे करना होगा। एग्जाम्पल लीजिएगा, उसने 60% बाय करा रजिस्टर्ड पर्सन से और 40% बाय किया अनरजिस्टर्ड से, देन 20% पे वो RCM में टैक्स पे करेगा सर। या एग्जाम्पल लीजिएगा, उसने बाय किया 82% फ्रॉम रजिस्टर एंड 18% फ्रॉम अनरजिस्टर, देन उसको कोई जरूरत नहीं है RCM में टैक्स पे करने की, मींस 80% उसको रजिस्टर्ड पर्सन से बाय करना ही होगा। अगर कम करता है तो उस रिमेनिंग पोर्शन पर उसको RCM में टैक्स पे करना होगा सर, ठीक है जी। इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे जो ट्रांसफर किए गए हैं डेवलपमेंट राइट्स, कोई बिजली का बिल है या कोई 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, DP मैन सर, DP मैन, इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे सर, ये अलाउड है इसको, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक जोमेटो हो गया, ओला हो गया, ओयो हो गया, अर्बन क्लैप हो गया सर। तो सर डेफिनेशन क्या है सर? टेंट की चैन मशीन है सर, इसे नंबर नहीं मिलता एग्जाम के अंदर, ऐसे आपसे पूछेगा डेफिनेशन क्या है सर, देख लेते हैं डेफिनेशन भी। सो मींस एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई-कॉमर्स, इसको आपने रटना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है सर, ठीक है, लिख नहीं पड़ सकते एग्जाम के अंदर, इसको आपने रटना ही होगा। तो मैं आपको समझाता हूं इसको एक बार। देखिएगा हमारी क्लास का नोट्स हैं, तो छोड़ देते हैं, न्यू सेक्शन ही ले लेते हैं ना यहाँ पर। देखिए आप यहाँ पर सर इश्यू की बात की जा रही है यहाँ पर, या आप बोल सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग। तो सर इश्यू का मीनिंग क्या होता है? सर इश्यू का सिंपल मीनिंग ये होता है, आप एक बार डेफिनेशन को साइड में रखिएगा, एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां पर बहुत सप्लायर आते हैं और वहां पर अपना सामान को बेच रहे हैं,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग सप्लायर आ रहे हैं और अपने सामान को बेच रहे हैं या फिर अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं सर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, उसको हम बोलेंगे ईसीओ। ठीक है जी। तो जो हमारा 9.5 है सर, जो हमारा 9.5 है, जहां पे ड्यूटी लगाई गई है ईसीओ की टैक्स को पे करने की गवर्नमेंट को। ठीक है। जो हमारी यहां पर नोटिफाइड सर्विस है सर, यहां पर जो ईसीओ है वो टैक्स पे करेगा। ईसीओ पे टैक्स टू गवर्नमेंट। जो सर्विस यहां पे नोटिफाई है सर, यहां पे क्या नोटिफाई है सर, यहां पर थार नोटिफाई है। थार वाली गाड़ी होती है ना जो आप सी बनने के बाद लोगे, वो यहां पे नोटिफाई है सर। थार यहां पे नोटिफाई है। इन दैट केस क्या होगा, जो ईसीओ है वो टैक्स पे करेगा यहां पर गवर्नमेंट को सर। अगर आप खुद की वेबसाइट से बेच रहे हैं, ओन वेबसाइट, देन इन दैट केस क्या होगा, तो आप खुद पे करोगे टैक्स यहां पे सर। ठीक है। या फिर इसके अलावा जो बच गए सर, इसके अलावा जो ईसीओ बच गए जो यहां पे कवर नहीं हुए, क्योंकि यहां पे सिर्फ जो हमारा थार है वो डिफाइन है। इसके अलावा जो इसे बच गया, लाइक अमेजोन बच गया, जो हमारा स्नैपडील वो बच गया, मिंत्रा वगैरह बच गए, जो बाकी बच गए हमारे, इसके अलावा सारे जो बच गए वो काटेंगे टीसीएस। वो टीसीएस को कलेक्ट करेंगे, कुछ अमाउंट को। टैक्स पे तो जो पर्सन सेल कर रहा है वही करेगा सर, बट उनका जहाँ पे टीसीएस है वो कलेक्ट होगा। इसको आप सीए फाइनल का जो टीसीएस वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे सर। ठीक है। इसके अलावा जो बच गए ई कॉमर्स ऑपरेटर, वहां पर टीसीएस कटता है, यहाँ पर जो ईसी है वो पे करता है गवर्नमेंट को। बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं हमारी बुक के ऊपर। तो देखिएगा, जीएसटी पेबल बाय द ईसीओ फॉर थार। टी से क्या होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ऑलवेज जो ईसीओ है वो टैक्स पे करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट को। लाइक ओला, उबर, बाय किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई रेडियो टैक्सी है, कोई मोटर कैब है, कोई मैक्सी कैब है, कोई मोटर साइकिल है, आजकल चला हुआ है ना हमारा रैपिडो, इसका आप ध्यान दीजिएगा, रैपिडो। तो ये भी हमारे इसमें कवर हो जाएगा। या कोई भी अदर मोटर व्हीकल है, अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पैसेंजर का थ्रू ईसीओ, देन ईसीओ टैक्स पे करेगा हमेशा ही हमेशा। बात तो क्लियर है। तो थार का टी भी हमारे यहाँ पे क्लियर है सर। देन हमारा ए से आएगा होटल एकोमोडेशन सर्विसेज, ओयो सर। ठीक है। देन जो हमारे नीचे वाले 3 पॉइंट है, यहां पर एक्सेप्शन गिवन है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। एक्सेप्ट सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर। अगर जो हमारा होटल का रूम, होटल वाला बंदा है ओयो वाला, जब भी उसका जो होटल सप्लाई कर रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ओयो के थ्रू, अगर वो होटल वो रजिस्टर अंडर जीएसटी है, अगर जो होटल है वो रजिस्टर अंडर जीएसटी है, देन इन दैट केस जो ओयो है वो टैक्स पे नहीं करेगा, जो ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगा, जो होटल है वो खुद टैक्स पे करेगा सर। देन इन दैट केस उसका टीसीएस कटेगा सर, क्योंकि वो यहाँ पे कवर नहीं हुआ, तो उसका जो टीसीएस है वो काटेगा जो हमारा ईसीओ है, और जो टैक्स पे कौन करेगा, वो होटल खुद करेगा सर। यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है अगर सप्लायर रजिस्टर अंडर जीएसटी सर। देन आता है हाउसकीपिंग सर्विसेज, थार का एच। एक्सेप्ट सप्लायर रजिस्टर है, एग्जाम्पल प्लम्बर या फिर कारपेंटर सर। जो अर्बन क्लैब है इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, लाइक प्लम्बर और कारपेंटर, अगर रजिस्टर है तो ये खुद पे करेंगे सर। देन इसका टीसीएस कटेगा। अगर रजिस्टर नहीं है, देन जो ईसीओ है, जो अर्बन क्लैब है, वो टैक्स पे करेगा सर। बात आपको क्लियर है सर, यहाँ पर 100% क्लियर है। चलिए आगे, चलिए सर। देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगेन यहाँ पे जो हमारा जोमैटो स्विगी है वो पे करेंगे सर, लेकिन एक्सेप्ट थ्रू स्पेसिफाइड प्रमाइसिस। सर इसका मीनिंग क्या है, वेयर होटल एकोमोडेशन टैरिफ मोर देन 7500 पर डे इक्विवेलेंट। तो एक ऐसा होटल जो फूड वगैरह सेल कर रहा है थ्रू स्विगी जोमैटो, जिसके एक रूम का रेंट एक दिन का 7500 रुपया से ज्यादा है, तो जो होटल है वो खुद पे करेगा, क्योंकि बड़े लोग हैं ये खुद पे करेंगे, तो इनकी ड्यूटी हम जो जोमैटो स्विगी हम नहीं लगा रहे सर। ठीक है। कोई एक ऐसा होटल है जो जोमैटो स्विगी के थ्रू बेच रहा है, जिसके एक रूम का रेंट एक दिन का 7500 से ज्यादा है, देन ये खुद पे करेंगे सर। क्लियर है आपको? ठीक है। आपको ध्यान देना है, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं ईसीओ के थ्रू, वो आपके टर्नओवर में ऐड की जाएगी, वो आपके टर्नओवर में ऐड की जाएगी, जो सप्लायर है उसके टर्नओवर में ऐड की जाएगी सर। सर टैक्स को पे कौन करेगा? अगर ईसीओ इंडिया में है देन ईसीओ पे करेगी, अगर ईसीओ इंडिया में नहीं है तो जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इंडिया के अंदर, वो टैक्स पे करेगा। तो ना तो ईसीओ इंडिया में है, ना कोई पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर इंडिया, देन कौन टैक्स पे करेगा? तो उस ईसीओ को एक पर्सन अपॉइंट करना ही पड़ेगा कि भाई हम इस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, ये हमारे बिहाफ पर टैक्स को पे करेगा।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना है सर। देन आती कुछ क्लैरिफिकेशंस। अप्लाई टू ईसीओ अंडर 9.5 shall be considered as shall not be considered as inverse apply for ECO as no RCM। जो ECO है वो RCM पे नहीं कर रहा, वो तो एज ए एजेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि जो रेसिपेंट है वो टैक्स थोड़ा पे कर रहा है। यहाँ पर जो ECO है वो तो एज ए मेडियोकर, एज ए एजेंट वर्क कर रहा है सर। तो यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि जो जोमेटो है वो पहले आपसे गुड्स को बाय कर रहा है, वो आगे सेल कर रहा है, नहीं जी, वो तो एज ए मेडियोकर काम कर रहा है, वो एज ए बिचौलिया काम कर रहा है सर। ठीक है जी। लाइबिलिटी अंडर 9.5 मस्ट बी पेड इन कैश, मीन जो इश्यू टैक्स पे कर रहा है वो उसके लिए अपने आईटीसी यूज नहीं कर सकता, उसको वो कैश में ही पे करने होंगे सर। ये क्लैरिफिकेशन आई है बाय सीबीआईसी। देन अदर सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज अंडर सेम ऑर्डर, एडवाइस किया जाता है कि आप उसका स्प्रेड बिल बनाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेल कर रहे हैं 9.5 सर्विसेज, जहां पर जो इश्यू है वो टैक्स पे करेगा, प्लस साथ में ऐसे कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं जहां पर जहां पर टीसीएस काटा जाएगा, टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर ये सेल दोनों एक साथ की जा रही है, जहां पे आरसीएम में पे, जहां पर इश्यू ने पे करना है और जहां पर इश्यू ने टीसीएस कलेक्ट करना है, अगर दोनों सेल एक साथ की जा रही है, इन दैट केस आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इसके बिल अलग से बनाइए और आप इसके बिल अलग से बनाइए। यहाँ पे इश्यू टैक्स पे कर देगा और यहाँ पे इश्यू टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। जो टैक्स पे कौन करेगा? सप्लाई पे कर देगा सर। अगर दोनों सप्लाई एक साथ की जा रही है तो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप इन दोनों की जो बिलिंग है वो अलग अलग कीजिए सर। ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे होती है वीडियो एंड। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और सारे जो वीडियो हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इस बुक को बाय करनी है तो ये बुक हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, लेक्चर बाय करने हैं आपको लेक्चर मिल जाएंगे, सी इंटर एंड सी फाइनल के लिए, IGST आपका GST के लिए और आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। सो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें तो जल्दी आप CA बन जाए। गुड बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय दोस्तों।